नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश स्वदेशी। आज का वीडियो रिलेटेड है एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 6 बुक जियोग्राफी चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, अर्थात अर्थ के पृथ्वी के जो मेजर डोमेन्स है, परिक्षेत्र हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। The earth is the only planet where human beings find three life sustaining elements: land, water and air. अर्थ जो है एकमात्र प्लेनेट है सोलर फैमिली में जिसके जहां ह्यूमन लाइफ के लिए या लाइफ के लिए जो थ्री थिंग्स कंपलसरी है, सस्टेनिंग एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल लैंड, वाटर एंड एयर, अर्थात मिट्टी, पानी और हवा, वो केवल अर्थ पे ही अवेलेबल हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन। Here, three main components of the environment, lithosphere, atmosphere, and hydrosphere, meet, overlap, and interact. सरफेस जो है, अर्थ की जो सरफेस है, सतह है, वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स, एक जटिल परिक्षेत्र है। Here, three main components of the environment. यहाँ पर जो पर्यावरण के या तीन मेजर एलिमेंट्स हैं या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, वो आपस में एक दूसरे के साथ मीटिंग मींस दे मिक्स अप टुगेदर, एक साथ मिक्स अप होते हैं, ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं। डायग्राम से अगर हम समझना चाहें इस सिस्टम को तो हम ऐसा समझ सकते हैं। एटमॉस्फेयर मींस एयर, हाइड्रोस्फेयर मींस वाटर एंड लिथोस्फेयर मींस लैंड। ये थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ओवरलैप करते हैं और एक दूसरे से मीट करते हैं, मिलते हैं। ये टुगेदर जो है सब मिलकर के लाइफ को सपोर्ट करते हैं एंड दिस लाइफ सिस्टम इज नोन एज बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर रेफर्स टू द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ वेयर वी लिव। अब हम एक एक करके बात करें कि लिथोस्फीयर क्या है। तो लैंड, भूमि, मिट्टी। लिथोस्फीयर वो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, वो ठोस भाग है पृथ्वी का जिस पर हम रहते हैं। द एटमॉस्फेयर रेफर्स टू द गैसियस लेयर्स व्हिच आर सराउंडिंग द अर्थ। एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर वो गैसियस लेयर्स का पार्ट है जो कि अर्थ की सरफेस को, अर्थ के सरफेस के ऊपर वाले पोर्शन को कवर किए हुए, उसको घेरे हुए है। नेक्स्ट, हाइड्रोस्फीयर रेफर्स टू द वाटर बॉडी दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ सरफेस। हाइड्रोस्फीयर से मीन उन चीजों से हैं, उन वाटर बॉडीज से हैं, पानी की वो संकलन करने वाली वो सभी जो हैं स्टोरेजेस हैं जो कि अर्थ की सतह पर उपलब्ध हैं और पानी स्टोर किए हुए हैं। इसमें आपके ओशियन, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स और वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, क्लाउड्स, ग्लेशियर्स, ये सारे जो हैं हाइड्रोस्फीयर के पार्ट हैं। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। बायोस्फीयर वो नैरो जोन, एक सकरा सा या एक छोटा पोर्शन है अर्थ का जहां पर लैंड, वाटर एंड एयर जो है सारी तीनों चीजें एक साथ मिलती है और लाइफ वहां पर सरवाइव कर पाती है। तो दैट इज नॉन एज बायोस्फीयर, जैवमंडल। द बायोस्फीयर इज द जोन वे लाइफ एग्जिस्ट। लाइफ बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करती है। फ्रॉम टाइनी माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मेम्बर्स आर फाउंड इन द बायोस्फीयर। छोटे छोटे माइक्रोब या बैक्टीरिया से लेकर के बड़े बड़े विशालकाय जो मैमल्स हैं, स्तनपायी जानवर हैं जैसे कि ब्लू व्हेल वगैरह, वो सब बायोस्फीयर में ही पाए जाते हैं। देयर इज अ क्लोज लिंक बिटवीन ऑल दीज ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ह्यूमन बींग्स और इन सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं, सजीव हैं, इन सब में एक बहुत नजदीक का लिंक पाया जाता है, संबंध आपस में पाया जाता है। The organisms in the biosphere are divided into plant kingdom and animal kingdom. इस बायोस्फीयर में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में डिवाइड किए जाते हैं। लिथोस्फीयर, इट कंप्राइजेस द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर्स ऑफ सॉइल। अब हम बात करें एक एक करके। तो लिथोस्फीयर, सबसे पहले तो लिथोस्फीयर जो है वो अर्थ की क्रस्ट की जो रॉक्स हैं और जो थिन लेयर्स ऑफ सॉइल है वो इसका पार्ट होती हैं। अगर हम अर्थ की जो थ्री जो लेयर्स हैं उनकी बात करें तो क्रस्ट और अपर मेंटल का जो पोर्शन है वो लिथोस्फीयर को दैट इज नॉन एज लिथोस्फीयर, उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है।
There are two main divisions of the earth surface. अर्थ के सरफेस को अगर डिवाइड किया जाए तो फिर टू मेन डिविजन्स हैं, दो मुख्य वर्ग हैं. The large land masses are known as the continents. The huge water bodies are called the ocean basins. जो लार्ज लैंड मासेज हैं उनको कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप कहा जाता है, और जो विशाल जल संसार है या जल के जो स्रोत हैं उन्हें ओशियन बेसिन्स के नाम से जाना जाता है या महासागर कहा जाता है. Mount Everest is the highest mountain peak. Its height is 8,848 meters above the sea level. अगर हम अर्थ की बात करें, लिथोस्फीयर पर बात करें, तो जो हाईएस्ट जो लैंड मास है वो है माउंट एवरेस्ट, एंड इट्स हाइट, उसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर्स है समुद्र तल से. आपको ज्ञात होना चाहिए कि जितनी भी ऊंचाइयां और गहराइयां मापी जाती है पृथ्वी के, वो समुद्र तल के सतह से नापी जाती है क्योंकि वो इक्वल होता है. The greatest depth of 11,022 meters is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean. ये माउंट एवरेस्ट तो हम सबसे हाईएस्ट जो है लैंड मास की बात करें. अब जो डीपेस्ट जो पार्ट है अर्थ के ऊपर वो मैरियाना ट्रेंच पर रिकॉर्ड किया गया है. मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशियन अर्थात प्रशांत महासागर में एक जगह है, खाई है, जो कि 11,022 मीटर्स डीप है. More than 71% of the earth is covered with water and 29% with land. अगर अर्थ की पूरी सरफेस की बात करें तो उसका 71% पार्ट जो है वो वाटर कवर्ड है और 29% एरिया इज लैंड कवर्ड. More than 97% of the earth's water is found in the oceans. अब बात करें कि जो 71% जो वाटर है अर्थ की सरफेस पे, उसका 97% पार्ट जो है वो ओशियंस में पाया जाता है. एंड ओशियनिक वाटर इज सॉल्टी और सलाइन. जो समुद्र का जो पानी है, महासागरों का जो पानी है वो खारा होता है, सॉल्टी है, सलाइन है, और ये मनुष्य के लिए इसका कोई यूज नहीं है. A large proportion or portion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers or the underground. अब जो रिमेनिंग 3% वाटर है उसका बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो आइस शीट्स, ग्लेशियर्स और अंडरग्राउंड वाटर के रूप में पाया जाता है. ओनली 0.03% ऑफ वाटर, जो टोटल वाटर है उसका ओनली 0.03% जो है वो फ्रेश वाटर के रूप में अवेलेबल है, विच इज यूजेबल बाय ह्यूमन बींग्स, और यही मनुष्य के काम आता है. तो इसका अर्थ ये हुआ कि पूरी पृथ्वी पर जल संकट है, जल की बहुत कमी है, वाटर की स्कैरसिटी है, तो हमें पानी बचाना है और हमेशा बचा करके समस्त मानव जाति के लिए एक कल्याण और वेलफेयर का काम हम सबको करना है. कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स है. जो लैंड मासेज है उनको 7 कॉन्टिनेंट्स अर्थात 7 महाद्वीपों में डिवाइड किया गया है, और ये 7 महाद्वीप आप मैप में भी देख सकते हैं. दिस इज नॉर्थ अमेरिका, this one is South America, this reddish part is Europe, this yellowish part is Africa, then this orange color is Asia till here, this is Australia, and this blue part is Antarctica. So these are the 7 continents or 7 महाद्वीप. Asia is the largest continent while Australia is the smallest continent. अगर हम इन 7 continents की बात करें तो एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. अंटार्कटिका इज परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट्स, हेंस इट इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट. अंटार्कटिका जो है पूरा का पूरा आइस शीट से कवर्ड है और यहाँ पर ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है. द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि अगर इसको अर्थ को डिवाइड किया जाए, यहाँ इक्वेटर से अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए, तो इसका जो लैंड मास है या जो कॉन्टिनेंट्स है, या हम बात करें कि जो लैंड मास 29% जो हम बात कर रहे हैं उसका मेजर पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें लैंड मासेस कम है और वाटर बॉडीज ज्यादा है. द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया. ये यहाँ एक पोर्शन है जो कि कंबाइंड, इसको जो मिला करके यूरेशिया के नाम से जाना जाता है.
Africa is the second largest continent. It is the only continent through which the Tropic of Cancer, the Equator, and the Tropic of Capricorn pass. अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और एंड दिस इज द ओनली कॉन्टिनेंट, ये एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों जो इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड है या अक्षांश रेखाएं हैं वो गुजरती हैं। तो यहाँ पर हम ये बात, बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती हैं, और ये दिस इज द ओनली कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। North America is the third largest continent of the world. South America and North America are linked by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. This one is North America and this one is South America. तो ये दोनों जो लैंड मासेज हैं वो लैंड मासेज एक ये नैरो स्ट्रिप है जिससे कनेक्टेड हैं आपस में, एंड ये जो लैंड मास की जो स्ट्रिप है इसे इस्थमस ऑफ पनामा कहा जाता है। स्तम्भस का मतलब होता है ऐसी लैंड स्ट्रिप जो कि दो लार्जर लैंड मासेस को कनेक्ट करती हो, उसे स्तम्भस कहा जाता है। तो यहाँ ये जो है स्तम्भस है पनामा स्तम्भस। यहाँ पर पनामा कैनाल बनाई गई है जो कि नॉर्थ अटलांटिक एशियन और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन को ज्वाइन करती है, अर्थात सी वॉयज की डिस्टेंस को कम करने के लिए यहाँ से कैनाल बनाई गई है, और ये कैनाल पनामा कैनाल के नाम से जानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, छोटा है, और इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है बिकॉज इट इज कवर्ड विद वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होने के कारण इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका इज परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट्स। India has a research station named as Maitri in Dakshin Gangotri at Antarctica. अंटार्कटिका में ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है, वहाँ ह्यूमन बींग्स का रहना तो पॉसिबल नहीं है, बट वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज ने वहाँ पर अपने रिसर्च स्टेशन सेटअप किए हुए हैं। इंडिया भी उनमें से एक है। तो इंडिया के जो रिसर्च स्टेशन है उनके नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, जो कि अंटार्कटिका में स्थापित किए गए हैं। हाइड्रोस्फीयर, more than 71% of Earth is covered with water, therefore the Earth is called the blue planet. अर्थ का 71% पोर्शन जो है वो अर्थ से वाटर से कवर्ड है, और इसीलिए इसको ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, नील ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशियंस, जो हम बात कर चुके हैं कि अर्थ का जो 71 का 97% पानी जो है, वाटर जो है, वो ओशियंस में ही पाया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओशियंस। ओशियंस के बारे में बात करें तो देर आर 4 मेजर ओशियंस, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज। अगर साइज के, उनके आकार के हिसाब से बात करें तो 4 मेजर जो ओशियंस हैं वो हैं, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये दिस वन इज द पैसिफिक ओशियन, ये वाला, और उसके बाद में आप अंटार्कटिका, ये अटलांटिक ओशियन जो सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है, महासागर है, और ये एस शेप में है। थर्ड लार्जेस्ट ओशियन इज इंडियन ओशियन, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो इधर अफ्रीका, इधर ऑस्ट्रेलिया और ऊपर एशिया के बीच में है, और ये ट्रायंगुलर शेप में त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। उसके बाद यहाँ नॉर्थ में आप देख रहे हैं, नॉर्थ पोल की तरफ, ये जो है दिस इज नोन एज आर्कटिक ओशियन। उसके बाद यहाँ पर जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका के पास वाला जो वाटर बॉडी है, वाटर पोर्शन एरिया है, उसको सदर्न ओशियन के नाम से कहा जाता है। तो इस तरीके से कुछ बुक्स जो हैं वो 5 ओशियंस भी बताती हैं, 5 ओशियंस। तो ये 5वां सदर्न ओशियन है। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। अटलांटिक ओशियन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन, जो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है वो अटलांटिक ओशियन है। इंडियन ओशियन एकमात्र ओशियन ऐसा है जो किसी कंट्री के नाम पे नाम पड़ा हुआ है, और ये इंडिया के नाम से है, इंडियन ओशियन। The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle. Arctic Circle जो अक्षांश ये रेखा है एक, उसके अंदर ये Arctic Ocean जो है situated है। Now जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर है और अर्थ है, उसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। The atmosphere protects us from the harmful effects of the sun's rays.
सूर्य से आने वाली जो हानिकारक विकिरणें हैं, सनरेज हैं, उनसे हमें एटमॉस्फेयर ही बचाता है। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। वायुमंडल कहाँ तक फैला हुआ है, एटमॉस्फेयर कहाँ तक फैला हुआ है, तो अर्थ की सरफेस से अगर हम 1600 किलोमीटर ऊपर की तरफ चलते हैं तो वहां तक वायुमंडल का प्रसार है। The atmosphere is divided into 5 layers. These layers, starting from Earth's surface, are the troposphere, the stratosphere, the mesosphere, the thermosphere, and the exosphere. अर्थात ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ये वायुमंडल की परतें हैं। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल गैसेस। इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस पाई जाती है। इनमें से मेजर जो है दैट इज नाइट्रोजन, which occupies 78% of the total gases. Second highest area covering, or the percentage covering gas is oxygen, that is 21%. बाकी जो 1% बचा उसमें सारी अदर गैसेज हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर्स। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। ऑक्सीजन ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत रिक्वायर्ड है, इवन फॉर प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ के लिए भी बड़ी यूटिलिटेरियन गैस है। वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। हम ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। कार्बन डाइऑक्साइड absorbs heat radiated by the earth and in this way it keeps the earth warm. कार्बन डाइऑक्साइड का भी अपना अपना रोल है। एक तो वन थिंग ये जो करती है कि इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि सनरेज जो अर्थ पे आती हैं, रेडिएट करती है अर्थ की सतह पर, उनको ये ट्रैप करती है और उसको रोक करके अर्थ का टेम्परेचर वार्म रखती है, मींस टेम्परेचर को बना के रखती है। इट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स। इसके अलावा इसका जो सेकंड यूज है वो ये है कि ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की जो पौधों में प्रक्रिया होती है भोजन बनाने की, उसमें पौधों को इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो प्लांट्स जो है उस समय इसका एब्जॉर्प्शन करते हैं। बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर को डोमेन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है कि जीवन जो है इसी की वजह से पॉसिबल हो पाता है। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। जो 3 जोन हमने बात करी, 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट हमने बात करी, जो कि लैंड, वाटर एंड एयर है, जिसे हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर कहते हैं। उन तीनों के कॉन्टैक्ट को दिखाने वाला जो जोन है या जो उनकी एग्जिस्टेंस है टुगेदर, उसे ही हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जैवमंडल के नाम से जानते हैं। All the living organisms including humans are linked to each other and to the biosphere for survival. जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर हैं, इस अर्थ के ऊपर हैं, वो सब आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है और इस बायोस्फीयर से भी लिंक्ड है, तभी उनका सर्वाइवल, उनकी जीवितता जो है हो पाती है। The organism in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. हम बात कर चुके हैं कि बायोस्फीयर को हम अगर एक ब्रॉड डिवीजन, एक बड़े वर्गीकरण में देखें तो हम इसे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में डिवाइड कर सकते हैं। The 3 domains of the earth interact with each other and affect each other. For example, emission for industries pollutes the air. ये जो 3 डोमेन्स है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं। इसका एग्जांपल है, अगर इंडस्ट्रीज से पॉल्यूशन जो एमिशन होता है गैसेस वगैरह का, हार्मफुल गैसेस का, वो एयर को पॉल्यूट करता है, और अगर एयर पॉल्यूट होती है तो उसकी वजह से जो है सारे ही जो बायोस्फीयर उस पर इम्पैक्ट आता है। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स एन इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। अगर अर्थ की सरफेस पे CO2 का लेवल भी इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर, अर्थात अर्थ की सरफेस पे जो टेम्परेचर है वो रेगुलर पैटर्न पे इंक्रीज होता है, और इसका इम्पैक्ट भी जो है पूरे सिस्टम पे आता है। और ये जो टेम्परेचर इंक्रीज है, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज है, वैश्विक तापमान वृद्धि है, दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो आजकल का सबसे बड़ा मुद्दा है, तो ग्लोबल वार्मिंग, सो दैट इज द मेजर थिंग हियर। तो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर 5, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो आई होप कि आपको इसका काफी उपयोगी लगा होगा, समझ में आया होगा। तो देखते रहिए जो बौद्धिलता के साथ ज्ञान की बातें, चैप्टर्स का विश्लेषण, क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू वेरी मच।